Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams, UGT, PGT and assistant professor. Okay, so before we begin, the rule is you have to write 1 to 25 and try to answer before I tell you the right one. Okay, and do mention your score in the comment section. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप संस्कृति प्रणालियों को नकारती है कही जाती है. The options are A. आदर्श संस्कृति, B. यथार्थ संस्कृति, C. भौतिक संस्कृति, D. प्रति संस्कृति. The right answer is D. प्रति संस्कृति. ठीक है, तो प्रति संस्कृति एक उप संस्कृति होती है तथा अपनी मुख्य संस्कृति का विरोध करती है या उसे नकारती है. तो अपनी जो प्रमुख संस्कृति का विरोध करती है और उसको नकारती है उसे हम लोग प्रति संस्कृति कहते हैं. ठीक है, द राइट आंसर इज डी. प्रति संस्कृति. आदर्श संस्कृति, तो आदर्श संस्कृति सोरोकिन के अनुसार चेतात्मक एवं भावनात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच की जो अवस्था होती है उससे हम लोग आदर्श संस्कृति कहते हैं. ठीक है, दूसरा है हमारा भौतिक संस्कृति. तो भौतिक संस्कृति संस्कृति का मूर्त पक्ष है और इसे सभ्यता कहा जाता है. ठीक है, तो जो भौतिकवाद, जो हमारी भौतिक संस्कृति जो हमें बताती है उसे हम लोग सभ्यता भी कहते हैं. ठीक है, और अभी इसने यहाँ पे पूछा है कि वह संस्कृति जो हमारी उप संस्कृति को नकारती है तो वो होती है प्रति संस्कृति. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27. अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो अंतः समूह होता है हमारा इन ग्रुप और बाह्य समूह होता है आउट ग्रुप. तो अंतः समूह, बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? ए. कूले ने, बी. बोटोमोर ने, सी. समनर ने, डी. मर्टन ने. द राइट आंसर इज सी. समनर ने. तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा का वर्णन समनर ने किया है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें बीरस्टीड ने बताया है. ठीक है, तो अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच का जो डिफरेंस है वो बीरस्टीड बताते हैं. ठीक है, और अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो वो दी है समनर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ए. ईर्ष्या से, बी. तुलना से, सी. तुलनात्मक अभाव बोध से, डी. उपयुक्त में से किसी से नहीं. द राइट आंसर इज सी कि तुलनात्मक अभाव बोध से. तो संदर्भ समूह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप. ठीक है, रेफरेंस ग्रुप इज संदर्भ समूह. तो रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है और मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में तुलनात्मक अभाव बोध दैट इज रिलेटिव डेप्रिविएशन का वर्णन किया है. सो राइट आंसर हियर इज सी. तुलनात्मक अभाव बोध से पूछ रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो रेफरेंस ग्रुप व्यवहार का जो मुख्य आधार है उसका निर्माण किससे होता है? तो उसका निर्माण होता है हमारा रिलेटिव डेप्रिविएशन से दैट इज तुलनात्मक अभाव बोध. ठीक है, तो रिलेटिव डेप्रिविएशन दैट इज तुलनात्मक अभाव बोध ये हमें मर्टन अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में बताते हैं. ठीक है, तो मर्टन की जो पुस्तक का नाम है यहाँ पे उसका नाम है द अमेरिकन सोल्जर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29. समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ए. सी. एच. कूले ने, बी. डब्ल्यू. जी. समनर ने, सी. आर. के. मर्टन ने, डी. किंग्सले डेविस ने. द राइट आंसर इज बी. डब्ल्यू. जी. समनर ने. तो सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी का आधार पर समूह को दो भागों में दैट इज अंतः समूह और बाह्य समूह में समनर ने वर्गीकृत किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया? ए. किंग्सले डेविस ने, बी. मैकआइवर और पेज ने, सी. रॉबर्ट बीस्टीड ने, डी. इनमें से किसी ने नहीं. द राइट आंसर इज डी. इनमें से किसी ने नहीं. ओके, तो पहले तो वी शुड नो कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह दैट इज प्राइमरी ग्रुप. तो प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है हमें सी. एच. कूले ने. सी. एच. कूले द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई है. और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया. तो किसने परिभाषित किया है? ये परिभाषित किया हमें पार्सन्स ने. ठीक है, तो ये परिभाषित पार्सन्स ने किया है और पार्सन्स इज नॉट गिवन इन ऑप्शन. दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज डी. इनमें से किसी ने नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया। ए आर के मार्टिन ने, बी सी एच कूले ने, सी एच एम जॉनसन ने, डी एच हाइमन ने। द राइट आंसर इज डी एच हाइमन ने। पूछ रहा है कि संदर्भ समूह पद को प्रचलित किसने किया, तो प्रचलित करते हैं हमें एच हाइमन, ठीक है। और संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम भी एच हाइमन करते हैं। फिर बाद में उसके विकास का काम, मतलब संदर्भ समूह के विकास का काम करते हैं, तो वो करते हैं मर्टन और स्टाउफर। तो मर्टन तथा स्टाउफर ने इसके विकास किया। ऐसा संदर्भ समूह कहलाता है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है या बैठाने की आकांक्षा रखता है तथा इसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहारों को निर्देशित करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं संदर्भ समूह, ठीक है। द राइट आंसर इज डी एच हाइमन। तो एच हाइमन संदर्भ समूह पद को प्रचलित करने का काम करते हैं और वहीं एच हाइमन सर्वप्रथम संदर्भ समूह शब्द का भी प्रयोग करते हैं, वो भी ईयर 1942 में, ठीक है। फिर बाद में मर्टन और स्टाउफर मिल करके रेफरेंस ग्रुप को और डिटेल स्टडी करके उसका विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है। ए हाइमन, बी मर्टन, सी न्यूकॉम्ब, डी बोटोमोर। द राइट आंसर इज बी मर्टन ने, ठीक है। तो जो संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हाइमन द्वारा 1942 में दी गई, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। उसके बाद शेरिफ, न्यूकॉम्ब, मर्टन, स्टाउफर ने भी इस अवधारणा में योगदान दिया। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा देते हुए मर्टन ने कहा कि जिस ढंग से कोई समूह संदर्भ समूह हो सकता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी किसी के लिए संदर्भ व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा दी है मर्टन ने। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33 मैकेंजी ने ऑटगॉड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया। ए लॉबी, बी निजी संगठन, सी हित समूह, डी व्यवसाय समूह। द राइट आंसर इज सी हित समूह। तो मैकेंजी ने ऑटगॉड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को हित समूह दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप नाम दिया, ठीक है। तो हित समूह को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। और दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह वे समूह होते हैं जो अपने लिए अपने फायदे की चीजों को मनवाने के लिए एक संगठन बनाते हैं, जिसमें कि सेम माइंड के लोग और जिनका सेम इंटरेस्ट होता है उस तरह के लोग जुड़ते हैं और उनका जो रिलेशन होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। फिर वो उनसे कह के उन पे दबाव बनाते हैं कि आप हमारे लिए ये चीजें करिए। तो ऐसे समूह को हम लोग दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में विभाजित किसने किया। ए वार्ड ने, बी सोरोकिन ने, सी मर्टन ने, डी डेविन ने, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक, ठीक है, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में विभाजित किसने किया। द राइट आंसर इज ए वार्ड ने, ठीक है। तो लेस्टर वार्ड ने समूहों को दो भागों में ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह में बांटा है। यह वर्गीकरण गिडिंग्स तथा गिलिन ने भी किया है, बट द राइट आंसर इज ए वार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने द्वितीय समूह को शीत जगत के रूप में समझा, ठीक है। द्वितीय समूह को शीत जगत के रूप में किसने समझा है। ए कूले ने, बी हीलर ने, सी टॉनिस, डी लैंडिस ने। द राइट आंसर इज डी लैंडिस ने, ठीक है। तो लैंडिस के अनुसार द्वितीय समूह को बृहत आकार होता है तथा इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर संबंधों की घनिष्ठता का अभाव होता है। सदस्य एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। इसी उदासीनता के कारण लैंडिस ने इसे शीत जगत कहा है, ठीक है। द्वितीय समूह को शीत जगत कहा है, ठीक है। द राइट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 अर्थ प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ए टॉनिस ने, बी कूले ने, सी डेविस ने, डी व्हीटस्टीड ने। द राइट आंसर इज बी कूले ने। तो कूले ने अर्थ प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, ओके। द राइट आंसर इज बी कूले ने। प्राथमिक समूह तथा अर्थ प्राथमिक समूह दैट इज क्वाशी प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो क्वाशी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा कूले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा ग्रह को रंगबंग के नाम से पुकारती है। ए मूरिया, बी भोतिया, सी मुंडा, डी भुइया। द राइट आंसर इज बी भोटिया जनजाति, ठीक है। तो जो भोटिया जनजाति है वो युवा ग्रह को रंगबंग के नाम से पुकारती है। क्वेश्चन नंबर 38
स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है ए उत्तर औद्योगिक समाज, बी उत्तर आधुनिक समाज, सी जटिल समाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है, द राइट आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं। देखिए स्थानांतरित खेती जनजातीय समाज की विशेषता होती है, ठीक है, ना कि जटिल औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक समाज की। तो स्थानांतरित खेती हमारे जनजातीय समाज की विशेषता है, द राइट आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थानांतरित खेती कहाँ पाई जाती है? जनजातीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं हैं? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। द राइट आंसर इज सी नागालैंड। तो नागालैंड में हमारी अनुसूचित जातियां नहीं हैं। नागालैंड में अनुसूचित जातियां नहीं हैं तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह पे हमारी जनजातियां नहीं पाई जाती अनुसूचित जनजातियां? वो है नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई। ए 1975 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी से, सी 1983 ईस्वी से, डी 1987 ईस्वी से। द राइट आंसर इज बी 1980 ईस्वी से। ओके तो भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई 1980। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत की भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने किया? भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस है ए एस.सी. रॉय ने, बी एस.सी. दुबे ने, सी सुरजीत सिन्हा ने, डी वेरियर एल्विन ने। द राइट आंसर इज सी सुरजीत सिन्हा। तो जनजातियों को एस.सी. घुरे ने पिछड़े हिंदू, ठक्कर बाबा ने आदिवासियों को, भूमि जनजातियों का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने, क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में क्वेश्चन नंबर 41 भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? ए एस.सी. रॉय ने, बी एस.सी. दुबे ने, सी सुरजीत सिन्हा ने, डी वेलियर एल्विन ने। तो भारत में भूमि जनजातियों का अध्ययन किया है सुरजीत सिन्हा ने। द राइट आंसर इज सी सुरजीत सिन्हा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो भूमि जनजातियों का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया है। और वही मूरिया, जो हमारी मूरिया जनजाति है, दैट इज मूरिया जनजाति, तो उसका अध्ययन करते हैं हमारे वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन हमारी मूरिया जनजाति का अध्ययन करते हैं। और एस.सी. दुबे ये बैगा जनजाति का अध्ययन करते हैं, BAIGA, बैगा, ठीक है। तो मूरिया जनजाति का अध्ययन हमारे वेरियर एल्विन करते हैं और बैगा जनजाति का अध्ययन एस.सी. दुबे करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा करते हैं, ठीक है। एस.सी. रॉय बच्चे हैं, ठीक है। तो एस.सी. रॉय कामर जनजातियों का अध्ययन करते हैं, कामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया? ए गुहा ने, बी घुरे ने, सी कालेलकर ने, डी अंबेडकर ने। द राइट आंसर इज बी घुरे ने। तो घुरे ने भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का? ए वर्ग, बी लिंग, सी भूस्वामित्व, डी शक्ति। द राइट आंसर इज बी लिंग। जो लिंग है वो सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए W.E. मुरे ने, बी किंग्सले डेविस ने, सी किंग्सले डेविस और W.E. मुरे ने, डी कार्ल मार्क्स ने। द राइट आंसर इज सी किंग्सले डेविस और W.E. मुरे ने। तो किंग्सले डेविस और W.E. मुरे सामाजिक स्त्रीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया?
तो प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एच हटन, बी जी.एस. घुरे, सी एन.के. बोस, डी एम.एन. श्रीनिवास। द राइट आंसर इज डी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? ए, स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना। ठीक है, कह रहा है कि स्कूल के अध्यापक का प्रधान अध्यापक बनना, क्या ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? नहीं। ठीक है, फिर है पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, क्या ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? नो। नेक्स्ट है एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना। ठीक है, तो क्या ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? इसे हम देखते हैं। डी है कि एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी नामित होना, तो क्या ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? नहीं। तो एक जिलाधिकारी का दूसरे जिला में स्थानांतरण करना एक क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। तो क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है कि क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इसमें सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, सामाजिक संरचना नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई द राइट आंसर हियर इज सी कि एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना एक क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? ए कूले ने, बी मीड ने, सी पार्सन्स ने, डी स्पेंसर ने। द राइट आंसर इज बी मीड ने। तो समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? तो जनरलाइज्ड अदर। सामान्यीकृत का मतलब होता है जनरलाइज्ड अदर। तो जनरलाइज्ड अदर सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया है? तो यूज किया है जीएच मीड ने। ठीक है, द राइट आंसर इज बी जीएच मीड। तो जीएच मीड ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो जीएच मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सामान्यीकृत अन्य, दैट इज जनरलाइज्ड अदर, तथा स्पेशलाइज्ड अदर, विशिष्ट अन्य की अवधारणा दी है। तो मीड ने सामान्यीकृत अन्य तो दिया ही दिया है, साथ ही साथ उन्होंने विशिष्ट अन्य की अवधारणा भी दी है। ठीक है, दैट इज स्पेशलाइज्ड अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। ए अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्ग से, डी अल्पसंख्यकों से। द राइट आंसर इज ए अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 15(4) व 16(4), अनुच्छेद 39 व 40, अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51। द राइट आंसर इज ए अनुच्छेद 15 व 16(4). ठीक है, तो अनुच्छेद 15 और 16 में पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कि भारत में किस राज्य में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनजाति जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? द ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या सर्वाधिक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We have completed 25 questions for today, and till now we have covered approximately 450 questions. So do revise all the practice sets that we have covered till now, and the questions that you find tough and you forget and you do wrong, so make a notes of them and do revise before your exams. ठीक है? So I have a request, do subscribe to my channel, do like for my motivation, and thank you so much for watching. Keep learning.